नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए यूपीपीसीएस 2023 से जुड़ी हुई बातें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूपीपीसीएस 2023 के एग्ज़ाम सेंटर के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। अब लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे, जिसमें हम लोगों को रिलैक्स रहना है और किसी प्रकार की हैक्टिक नहीं पालनी है। इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हम लोगों को केवल अपने जो पहले हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ करेंगे, पर डे रिवाइज़ करेंगे, और इसके अलावा करंट अफेयर को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस में करंट अफेयर जैसे 14 मई को हो तो 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। तो इसी करंट अफेयर को देखते हुए हम लोग आईएएस संस्थान दृष्टि का दूसरा करंट अफेयर यानी फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और देखते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी, 75 लाख से अधिक जल कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश हुआ देश के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल। कितने? शीर्ष 4 राज्यों में। ज़रा देखते हैं। 31 जनवरी 2023 को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश 75 लाख से अधिक जल कनेक्शन देने वाले राज्यों में स्थान पर 4 राज्यों के स्थान पर आ गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत सरकार की हर घर जल स्कीम चल रही है, जिसमें हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने जाने का मिशन किया गया है। और इसमें सबसे पहले गोवा राज्य ने हर घर जल स्कीम के अंतर्गत अपना टारगेट अचीव किया था। वैसे ही उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, टॉप 4 राज्यों में शामिल हुआ है। ठीक है। और प्रदेश की बड़ी उपलब्धि, नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ने हर घर जल 75 लाख नल समारोह के में यह उत्साह के साथ मनाया। यानी कितने जलों का कनेक्शन दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने? 75 लाख। ठीक है मित्रों, तो ये जरा याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है डेटा। 4 राज्य। ठीक है। अगर इसमें बारे में और देख लें तो क्या है, टीम ने बधाई देते हुए 75 इंजीनियर अधिकारी कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह दिए। इसके अलावा जल जीवन मिशन 2 साल की सफलतापूर्वक यात्रा पर आधारित फिल्म हर घर पानी खुद निगरानी, क्या फिल्म है? हर घर पानी खुद निगरानी का अनावरण किया गया और ई बुकलेट का विमोचन किया गया। ठीक है। और इसका कार्यक्रम का खास फोकस बुंदेलखंड में विपरीत परिस्थितियों में किस तरह गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसको विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मंचित किया गया है। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने की खुशियों सांस्कृतिक झलकियां प्रस्तुत की गई है। ठीक है मित्रों, कितने परिवारों को अगर हम बात करते हैं, यह मुकाम 62 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में 75,26,740 ग्रामीण। ये डेटा ध्यान रखना मित्रों, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के आगे कौन है? 1,58 करोड़ से अधिक, 1.58 करोड़ महाराष्ट्र, 1.06 करोड़ से अधिक गुजरात, 91 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जितने में बॉक्स बना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे इसका विमोचन 31 मार्च 2023 को किया गया, 31 जनवरी 2023 को किया गया है। और इसके अलावा हर घर जल मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भारत के टॉप 4 स्टेट्स में शामिल हो गया है। टॉप 4 कौन कौन सी हैं? सबसे पहली स्टेट बिहार है, दूसरी स्टेट महाराष्ट्र है, तीसरी स्टेट गुजरात है और चौथी स्टेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 75 लाख, कितने मित्रों? 75,26,740 लोगों के घर में पहुंची है। इसके लिए कौन सी फिल्म बनी है? हर घर पानी खुद निगरानी नामक एक फिल्म का विमोचन भी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा क्या है टारगेट? बुलंदशहर खुर्जा के 55 गांव ईडा में शामिल किए गए हैं। ईडा क्या है, पहले इसे समझते हैं, देखते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण, समझे? ईडा क्या है? यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण में शामिल होकर अधिसूचना जारी की गई है। कब अधिसूचना हुई? 2 फरवरी 2023 को।
ठीक है। यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण इन गांवों में शामिल होने से यमुना प्राधिकरण के लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और कार्गो हब का दायरा बढ़ जाएगा। तो बुलंदशहर और खुर्जा के कितने गांव? 55 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों ये भी, ठीक है। यमुना प्राधिकरण में अधिसूचित कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा। ये कितने? 5 जिले आते हैं, 5-6 जिले। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा, ठीक है। अभी तक बुलंदशहर जिले के 40 गांव थे, अधिसूचित क्षेत्र में थे, और अब खुर्जा के और गांव इसमें शामिल करके 55 गांव शामिल हो चुके हैं, ठीक है। अपना दायरा बढ़ाकर दिल्ली हावड़ा रेलवे मार्ग तक ले जाना था, इसके लिए प्राधिकरण ने 55 गांव शामिल करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना, बदलेगी गोरखपुर के 4 विद्यालयों की सूरत। देखते हैं पीएम श्री। 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह ने बताया, पीएम श्री योजना से उत्तर प्रदेश के 40 गांवों की सूरत बदली जाएगी। प्रमुख बिंदु क्या हैं? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर विद्यालय में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें एक माध्यमिक और एक अन्य प्राथमिक विद्यालय हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, श्री पीएम योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी कायाकल्प में गोरखपुर के कितने? 40 विद्यालयों को, ठीक है। अब गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने विकास खंडों की 4 स्कूलों की सूची तैयार भेजी है और कुल 80 स्कूलों में 40 का चयन पीएम श्री के अंतर्गत किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दक्षता के अनुरूप चाइल्ड पेडोलॉजी पर आधारित कार्यक्रम शिक्षण कार्य संचालित होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, ठोस अपद्रव्य, जैविक खेती, प्लास्टिक मुक्त आदि अवधारणाओं को विकसित किया जाएगा, ठीक है। पीएम श्री योजना क्या है, इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया केंद्र सरकार योजना है, जिसमें देश के हर ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन कर उन्हें आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण योजना को 5 सालों के लिए 22 से 27 तक लागू किया गया है, ठीक है मित्रों, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले टॉपिक पर, जिसका है मुख्यमंत्री ने डीजी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। क्या है डीजी, कब झंडी दिखाई, ये महत्वपूर्ण है। 5 फरवरी 2023। मित्रों, यूपीपीसीएस के लिए कुछ मामलों में, कुछ घटनाओं के लिए डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो डेट पे विशेष फोकस करते हैं हम लोग। 5 फरवरी 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर डीजी वैन को झंडी दिखाकर मोबाइल डीजी वैन जनता की डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा है। क्या होगा इसमें? कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल डीजी वैन का उद्देश्य जनता के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को जानकारी प्रदान करना। डीजी वैन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संचालित डिजिटल इंडिया अभियान का महत्वपूर्ण डिजिटल माई गाँव, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, ई नेम, जेम पोर्टल, यूपीआई, उमंग, जीएसटीएन, साइबर सुरक्षा भारत, आरोग्य सेतु आदि को दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें वीआर सेटअप भी है, इसके माध्यम से विभिन्न डिजिटल एप्लीकेशन, यूपीआई एप्लीकेशन, यानी कुल मिला के डीजी वैन का मतलब ये है कि सभी नागरिकों को डिजिटल एजुकेटेड करना, जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं उनको समझाना। ओके मित्रों, नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, इस कार्यक्रम का अध्ययन कर डिजिटल डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं को टैबलेट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत, ठीक है। और 5 वर्षों में 2 करोड़ टैबलेट बांटे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट हमारा, कानपुर में सोलर प्लांट स्थापित होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा। और SJVNL यानी सतलज, जो भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है, सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की सहायता से बनने जा रहा है। कब MOU साइन हुआ? 7 फरवरी को, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी प्लांट लगाने के प्राधिकरण घाटमपुर के आसपास क्षेत्रों में लगभग 3000 एकड़ जमीन मांगी है और इसकी क्षमता 700 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित करने की है। इस प्लांट लगने से 300 लोगों को रोजगार मिलेगा और वहीं प्रदूषण रहित बिजली भी प्राप्त होगी, ठीक है।
जालौन के कालपी और उरई तहसील में 75 मेगावाट के प्लांट स्थापित कर रही है। कौन? SJVN, ठीक है। कानपुर देहात अकबरपुर में 50 मेगावाट का एक प्लांट निर्माणाधीन है, ठीक है मित्रों। कंपनी सीधे तौर पर ओपन मार्केट के अलावा उद्योगों और कानपुर मेट्रो के प्रतिष्ठानों को बिजली बेचने के लिए संपर्क करेगी। नेक्स्ट है हमारा गणतंत्र दिवस परेड में शामिल NCC कैडेट सम्मानित, ठीक है। जरा देखते हैं। 8 फरवरी 2023 को राजभवन लखनऊ में NCC ग्रुप मुख्यालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल NCC कैडेट को सम्मानित किया गया। इस परेड में कुल 52 गर्ल्स कैडेटों को में भाग लिया, जिन्हें ड्रिल प्रतियोगिता के माध्यम से स्थान मिला है, ठीक है। परेड टुकड़ी में 20 यूपी गर्ल्स बटालियन से 9 कैडेट, 19 बटालियन और 16 कैडेट 63 बटालियन के से और 4 कैडेट 64 बटालियन, 5 कैडेट 67 बटालियन और 21 कैडेट 39 और 8 कैडेट 5 एयर स्क्वायर NCC के 9 कैडेट शामिल थे, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। लखनऊ NCC ग्रुप का मुख्यालय में 2 गर्ल्स कैडेटों का नेतृत्व, पहल, लगन और विभिन्न कैंपों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिल्ली से प्रशंसा पत्र, मेडल और 3000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। 75 जिलों में आए कैडेटों का सम्मान राजभवन के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में किया गया, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं अपना अगला। वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या होंगे? प्रीतिंकर दिवाकर। 9 फरवरी को न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने यह फैसला लिया है, ठीक है। चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, जैसा हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, तो वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए हैं। तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का पद रिक्त था, तो उसी पद रिक्त को भरने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में तैनात किए गए हैं, ठीक है। प्रीतिंकर दिवाकर का जन्म 1961 22 नवंबर दुर्गावती विद्यालय जबलपुर से कानून स्नातक किया। 84 में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए। BCEL, भारतीय स्टेट बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI मध्य प्रदेश निगम, कोटक महिंद्रा बैंक, रायपुर दुग्ध आदि नगर निगमों में स्थायी वकील भी रहे हैं, ठीक है। और 2005 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए थे और 7 साल के लिए मध्य प्रदेश बार काउंसिल, 5 साल के लिए स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ के सदस्य भी रहे थे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। अगला पॉइंट हमारा, युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। श्रेयस हरीश कहाँ के हैं? 10 फरवरी 2023 को मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया है। युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश बेंगलुरु में रहने वाले हैं। 12 साल की उम्र में उन्हें अलग पहचान बनाई मोटर बाइक रेसर के रूप में, ठीक है। हाल ही में FIM मिनी GP वर्ल्ड सीरीज़ में क्वालिफाई किया। श्रेयस भारत के पहले मिनी जीप रेसियर चैंपियनशिप जीतने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा, लखनऊ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेल संबंधित नए बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया गया। क्यों चर्चा में रहा, इसे जरा समझते हैं। 12 फरवरी 2022 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्तीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र उपलब्ध कराए बुनियादी ढांचे और बेहतर बनाने के प्रयास से 300 बिस्तरों वाले छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं तथा कुश्ती के लिए उन्नत हॉल खेल चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। कहाँ पे किया है? लखनऊ में। भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय उत्कृष्टता NCOE केंद्र महिला एथलीटों, राष्ट्रीय शिविरों को केंद्र रहा और महिला पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 300 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण के साथ ही इनकी क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी और इन खिलाड़ियों को 460 एथलीटों को रहने की क्षमता स्थापित हो गई है। नया छात्रावास महिला एथलीटों को समर्पित होगा और 80 बिस्तरों मौजूद 2 छात्रावास के केंद्र में लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारा है यूपी ग्लोबल समिट। क्या है? यूपी ग्लोबल समिट। और ये चर्चा में क्यों रहा है, इसकी डेट विशेष ध्यान से, इसकी विशेष ध्यान से चर्चा में क्यों 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट UPGIS 2023 के समापन के बाद द्रौपदी मुर्मू को मार्गदर्शन के साथ हुआ। ठीक है, क्या है इसमें जरा समझते हैं। द्रौपदी मार्गदर्शन हुआ, कब हुआ? 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, यूपी ग्लोबल समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। ठीक, इसको कब हुआ है इस पर ध्यान देना। 12 फरवरी से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। ठीक है, और किसके नेतृत्व में? द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन में हुआ। ठीक है, अब जरा इसमें देखते हैं क्या हुआ है। इस समिट में 3 दिन में कुल 33,50,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ। कितना? 33,50,000 करोड़ का। इसके साथ ही यहाँ पर कुल 19,058 AMU साइन किए गए, जिससे 93,82,607 लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा एवं MOU कार्यान्वयन निगरानी के लिए निवेश सारथी, कौन सा महत्वपूर्ण है मित्रों? निवेश सारथी नामक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। ठीक है, इसके अलावा 3 दिवसीय UPGIS 2023 का शुभारंभ 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को भी इस समिट में शामिल किया है और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बाराबंकी में 30,000 क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाने का उत्तर प्रदेश सरकार के साथ MOU साइन किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर क्रिकेट को भी शामिल किया गया है और बाराबंकी में एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा। ठीक है मित्रों, इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा क्या बात महत्वपूर्ण है? इसके अलावा एक पोर्टल बनाया गया है, निवेश सारथी पोर्टल। कौन सा? निवेश सारथी पोर्टल। ठीक है, यूपी ग्लोबल समिट के अंतिम दिन यूके पार्टनर कंट्री सेशन में ब्रिटेन की कंपनियों ने सुरक्षा, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के में 6 समझौते, कौन कौन से? सिक्योरिटी, प्रौद्योगिकी और डिफेंस। ठीक है, और कितने समझौते? 6 समझौते। और किसने? ब्रिटेन ने। ठीक है, ये जरा ध्यान रखना, ब्रिटेन की कंपनियों ने सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के 6 समझौतों पर साइन किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर डेटा है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल और दवा के क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के सेक्टर में, इस सेक्टर मेडिकल सेक्टर में 63,475 करोड़ का प्रस्ताव मिला है। दवा और उपकरण से जुड़े कारोबार को लेकर 156 करार अभी तक हुए हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े ग्रुप उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अस्पताल खोलने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्म, इको टूरिज्म के लिए 29,000 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने मित्रों? 29,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शुमार है। उत्तर प्रदेश विकास की गति को निवेश हासिल करने दुनिया भर के निर्माताओं, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों, नेताओं को सामूहिक अवसर पता लगाने पर यह मंच बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2023 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है और 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को कितनी अर्थव्यवस्था का 1 ट्रिलियन का टारगेट दे रखा है। ठीक है, इस समिट में 20 से अधिक देशों में 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य सरकार ने 16 देशों, 8 प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किए थे। कितने देशों मित्रों? 16 देशों और भारत के 8 प्रमुख शहरों में। ये जरा ध्यान देने वाला पॉइंट है। राज्य सरकार ने 16 देशों के 8 प्रमुख शहरों में क्या किया था?
प्रचार किया था, रोड शो किया था। ये दोनों डेटा बहुत महत्वपूर्ण। इस समिट में यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसी कई प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं साझेदार देश रही हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और आपका नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात, ये सारे क्या रहे हैं? साझेदार देश रहे हैं। उत्तर प्रदेश फरवरी 2018 में पहली बार बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। इसमें 28,000 करोड़ के विभिन्न बड़ी कंपनियों की तरफ से विकास को लेकर MOU साइन किए गए थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा अगला। उच्च शिक्षा मंत्री ने क्या किया? G20 सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ठीक है, 13 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होटल सेंट्रम सुशांत गोल्ड सिटी में आयोजित G20 के दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उद्घाटन किया था। ठीक है मित्रों, और इसमें क्या है? इस सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, टेलीकॉम, जनजातीय मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय सहित भारत सरकार के अन्य विभागों की प्रदर्शनी स्टॉल लगी थी। किस किस की? इलेक्ट्रॉन एवं सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम और जनजातीय मंत्रालयों की। ठीक है, प्रदर्शनी में IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, कृषि शिक्षा अनुसंधान, अन्य विभागों की भी स्टॉल लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ़को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। कहाँ पर? प्रतापगढ़ के आंवला और इलाहाबाद के फूलपुर में। ठीक है, जरा देखते हैं। 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला फूलपुर इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को कोई नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा, नैनो यूरिया आने के समय किसानों के प्रति सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि होगी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ने नैनो यूरिया से मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा, सबसे अच्छी हरित प्रौद्योगिकी है। ठीक है, और इससे मिट्टी खराब होने से बचाने का उत्पादन भी इसमें क्या होगा? बढ़ेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है नैनो यूरिया। इसमें एक क्वेश्चन भी मित्रों बन जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना 46% मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है मित्रों। किसकी? नाइट्रोजन की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। इस सरकार के समित डाई अमीनो फॉस्फेट DAP की मंजूरी दी है और जल्द ही सामान्य DAP की जगह नैनो DAP किसान को अत्यधिक लाभ होगा और DAP से आधे मूल्य पर उपलब्ध होगी। मांडविया ने वैकल्पिक उर्वरक सामान्य यूरिया का उपयोग करने के लिए केवल 35% नाइट्रोजन यूरिया का ही उपज द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, और प्रयुक्त यूरिया मिट्टी के प्रतिकूल प्रभाव को डालता है, इससे उत्पादकता कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा PM मेगा एकीकृत वस्त्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क यानी PM मित्र योजना। ये बेसिकली क्या है? PM मित्र योजना, जो टेक्सटाइल पार्क खोलने के संबंध में और एक नए मेगा पार्क बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त परियोजना देखते हैं। 14 फरवरी 23 को उत्तर प्रदेश के मंत्री PM मेगा एकीकृत वस्त्र परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने योजना किसी भी संशोधन मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। ठीक है, प्रमुख बिंदु के बारे में अगर हम बात करें, इसका जनपद हरदोई की सीमा के अंतर्गत कुछ ग्राम अटगड़ी, सोरा, ग्राम अटारी, रुधनाखेड़, विष्णुपुर, ग्राम जिंदाना, ग्राम पराधरई, ग्राम शाहमऊ, ग्राम तहसील मलियाबाद, लखनऊ के 72 रकबे में भूमि PM मेगा एकीकृत वस्त्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस भूमि में चिन्हित करते हुए हरदोई में कितनी, ये ध्यान रखना है, PM मित्र का मेगा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है मित्रों? हरदोई में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जिसमें 1000 एकड़ क्या होगी? निःशुल्क भूमि दी जाएगी। लखनऊ में 903 एकड़। ठीक है,
भूमि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस टेक्सटाइल पार्क का क्रियान्वयन स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV का गठन किया गया है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए पेड कैपिटल व्यवस्था की गई है। टेक्सटाइल पार्क हेतु SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल से संबंधित भूमि SPV के निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत मास्टर डेवलपर का चयन करके इसे आगे प्रेषित की जाएगी। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं हम लोग। TTL एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मेमोरेंडम एग्रीमेंट की मिली अनुमति। TTL जरा इसे देखते हैं। 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड TTL एवं राज्य सरकार व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के मध्य MOU साइन किया गया है और इसमें प्रस्ताव में अनुमति प्रदान की गई है। क्या है? AMU टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड TTL के सहयोग से 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और राज्य सरकार एवं TTL के माध्यम से MOU हस्ताक्षरित किए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें आगे क्या क्या पॉइंट हैं। TTL वित्तीय अंश 4,282.968 करोड़ रुपए, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विभाग का अंश 713 करोड़ रुपए, प्रत्येक चयनित ITI में 10,000 वर्ग फीट बिल्ट अप स्पेस कार्यशाला प्रशिक्षण अनुमानित की जाएगी। इस परियोजना में कुल लागत 1190 करोड़ रुपए TTL वित्तीय सहायता होगी। इस MOU की अवधि 10 वर्ष 9 माह, जिसमें 9 माह की परियोजना तैयार निर्धारित है। हस्ताक्षरित किए जाने पर MOU प्रथम 5 वर्ष एवं अगले 5 वर्ष की शर्तों का उल्लेख पृथक से किया गया है। 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं की आपसी सहमति तत्समय विचार किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर करेगा बिजली बैंकिंग। यानी जैसे नोट बैंक में आप जमा करते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार बिजली बैंक एक बना रही है और इस बैंक की सहायता से वो पहले पड़ोसी राज्यों को बिजली बेचेगी और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से वापस खरीदेगी। बैंकों में हम करते क्या हैं? यही तो करते हैं, पहले डिपॉजिट करते हैं और फिर उससे पहले उसमें जमा करते हैं, फिर उसको निकालते हैं, यानी ट्रेड क्रेडिट डिपॉजिट। ठीक है, यही करते रहते हैं। तो वही उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, किसके लिए? बिजली के लिए, और कुछ नहीं है। जस्ट लाइक बैंक क्या किया जाएगा? 17 फरवरी कॉरपोरेशन चेयरमैन M देवराज ने बताया, निर्देशों पे सभी भरपूर निर्बाध बिजली देने के प्रयास से फलीभूत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग का फैसला किया है। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि उत्तर प्रदेश अतिरिक्त बिजली को कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के साथ NTPC को देगा और प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने पर इस बिजली को इन राज्यों से वापस लेगा। कुल मिला के बस इतना ही इसमें जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। केवल जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी, गाँवों में 6 घंटे से अधिक बिजली मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, ये चीज़ बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, जैसे प्रधानमंत्री सड़क है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए जहां भी सड़कों में किसी प्रकार की त्रुटि या सड़कों में किसी प्रकार की खराबी है तो वहां उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम ले आया है। और वो नियम क्या है? मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, यानी गड्ढा मुक्त सड़कों को बनाने का एक कार्यक्रम है। ये क्या है जरा देखते हैं। 19 फरवरी मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार एक योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। इस योजना के लिए 23-24 के बजट में कितने रुपए? 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। डेटा जरा ध्यान रखना, 1000 करोड़ रुपए की। ठीक है, और मौजूदा समय में 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत हैं और 239 नई और सीमा विस्तार
वाले निकाय हैं। शहरों की कॉलोनियों के साथ ही कुछ मार्ग बनाने की जिम्मेदारी निकायों को है। सड़क सुधार योजना के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग से पैसा प्राप्त होगा, लेकिन अतिरिक्त मद नहीं। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के नाम से अलग मद बनाना चाहते हैं, जिससे शहरों में ज़रूरतों के आधार पर सड़क की सुविधाएं दी जा सकती हैं। उच्च स्तर पर सहमति के बाद नगर विकास विभाग नए बजट में प्रावधान प्रस्ताव किया भेजा जाएगा। ठीक है, सड़कों के विकास का परिदृश्य होगा। सड़कों में गड्ढा मुक्त किया जाने भी राज्य सरकार की प्राथमिकताएं होंगी। डिलीवरी आदि के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकायों में समग्र विकास के लिए नाली के साथ सड़क की सुविधा देना, और इसलिए 1 लाख से अधिक आबादी मुख्यमंत्री सड़क योजना, आबादी जरा ध्यान से, 1 लाख से अधिक योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, जितना टैक्स वसूलेंगे उसका 50% अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा और नगर विकास विभाग को माना जाएगा, जिससे वो अपने क्षेत्र की सड़कों का विकास करेंगे। ठीक है मित्रों, पूर्वांचल की शान 2023 में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित। जरा देखते हैं। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अमर उजाला की ओर से होटल में आयोजित पूर्वांचल की शान 2023 के सम्मान की विभूतियों को सम्मानित किया। क्या किया है जरा इसे देखते हैं। आर्थिक पहले स्थान पर मोर्चे पर रहा। ठीक है, बताया कि एक तरफ काशी तो दूसरी तरफ प्रयागराज की संगम नगरी है। कबीर भी अंतिम दिनों में पूर्वांचल की गोरक्षानाथ की महिमा किसी से छिपी नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में भी इनका अपना अलग योगदान है। ठीक है, इनका सम्मान किनका हुआ? बनारस के शिक्षाविद प्रोफेसर राम मोहन पाठक, भदोई के कालीन निर्यातक इम्तियाज अली अंसारी, गाजीपुर के यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के संस्थापक संजय शेरपुरिया, मिर्जापुर के विद्या सार्थक ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड MD अरुण कुमार दुबे। ठीक है, सेठ द्वारका प्रसाद बजाज एजुकेशन सेंटर के निदेशक पारितोषक बजाज एवं सत्यम इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर जयप्रकाश मौर्य, ये मिर्जापुर के हैं। जौनपुर की बात करें, मॉडर्न बीर रेस सिक्योरिटी फोर्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट ज्ञान प्रकाश सिंह, मौजूद कुमुद गिरीश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर में BR मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल गणेश, टेनिस खिलाड़ी सुगन कुमारी, DP मोटर्स नितिन और कुशीनगर गीता इंटरनेशनल स्कूल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक OP गुप्ता, कृष्णा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के लोपोस्टिक सर्जन डॉक्टर संजय गुप्ता। ठीक है मित्रों, जरा देखते हैं अगला। लखनऊ नवाबों की 5 ऐतिहासिक इमारतों पर बनेगा हेरिटेज होटल। क्या बनेगा? हेरिटेज होटल। कहाँ पर? लखनऊ में। 21 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर रेणु द्विवेदी ने बताया कि राजधानी लखनऊ में शहर के 5 ऐतिहासिक इमारतों पर हेरिटेज होटल बनाया जाएगा। ठीक है, रेणु द्विवेदी ने बताया कि पर्यटन के बाद असंरक्षित होटल हेरिटेज का विकसित नोटिस चस्पा दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से हैं। लखनऊ की छतर मंजिल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोशन उदौला की कोठी, कोठी गुलस्तान इरम, कोठी दर्शन बिलास, फरहद बख्श। ठीक है, कौन कौन से हैं जरा एक बार फिर से। छतर मंजिल होटल, छतर मंजिल, रोशन उदौला का कोठी, कोठी गुलस्तान इरम, कोठी दर्शन बिलास और कोठी फरहद बख्श हेरिटेज शामिल किया गया है। ठीक है, आगे करते हैं इमारतों में, आगे और देखते हैं। इसमें हेरिटेज में बदलने के लिए इस मॉडल में काफ़ी मदद और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। जीर्ण शीर्ण बचाने में मदद मिलेगी। इन ऐतिहासिक इमारतों में व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तन संरक्षण काफ़ी मदद मिलेगी। ASI सुनिश्चित करेगा इमारत का नवीकरणीय पुनर्निर्माण विरासत प्रभावित किए जाएंगे। ठीक है, और सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि तर्ज पर भवनों के हेरिटेज बदलने का संरक्षण पर मदद मिलेगी। छतर मंजिल भवन, इस भवन का निर्माण नवाब सादत अली खान ने अपनी माता छतर कुंवर के नाम पर करवाया था। किसने? सादत अली खान ने 1798-84 में छतर कुंवर के नाम पर। ठीक है, इसके बाद बादशाह गजुद्दीन हैदर 1827-37 के शासनकाल में इस भवन को संवारा गया। छतर मंजिल के भवन इंडो इटालियन स्थापत्य कला से बना है। इसकी भूतल की दीवारें गोमती का पानी
टपकता था, जिसे भवन में बराबर ठंडक बनी रहती थी। इस भवन का उपयोग अवध की बेगमों के निवास के लिए किया जाता था। गुलस्तान-ए-इरम, इसका निर्माण 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अवध के दूसरे नवाब नसरुद्दीन हैदर ने करवाया था और ये उनका निजी पुस्तकालय था। ठीक है। 57 में अंग्रेजों ने केसर बाग को ध्वस्त कर दिया था क्योंकि नवाबों का गढ़ था। इसी आदेश के तहत गुलस्तान-ए-इरम को भी ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है। कोठी दर्शन विलास, जिस भवन को अब स्वास्थ्य निदेशालय में स्थित है, कभी एक महल था जिसका निर्माण नवाब गजउद्दीन हैदर ने के शासनकाल में हुआ था। रोशन-उद-दौला, अवध के नवाब नसरुद्दीन हैदर के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री रोशन-उद-दौला ने इसका निर्माण करवाया था। इसे जल्द ही नवाब वाजिद अली शाह ने ले लिया। इसकी वास्तु ब्रिटिश और मुगल काल दोनों के संकेत मिलते हैं। फतह वक्स कोठी, इस कोठी का मूल नाम मार्टिन विला था, जिसका निर्माण मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने 1781 में करवाया था। इंडो फ्रांस वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। ये क्या है? इंडो फ्रांस वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। ठीक है मित्रों, अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा उत्तर प्रदेश के 150 ITI अपग्रेड होंगे। कितने मित्रों? 150 ITI। ठीक है। एक आपने टाटा इंस्टीट्यूट के बारे में देखा था जो प्रशिक्षण केंद्र के तौर पे विकसित कर रहा है, और अब है 50 ITI 100। ठीक है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार राजकीय औद्योगिक संस्थान का अपग्रेड कर रही है। अपग्रेडिंग में 150 ITI चिन्हित किए गए हैं। राज्य सरकार ने हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा। मौजूदा इंडस्ट्री ज़रूरत के हिसाब से स्किल रोजगार हासिल करेंगे। ठीक है। 72 व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण शामिल हैं। 305 राजकीय विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। ठीक है। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी, ये देखो मैंने बताया था, टाटा टेक्नोलॉजी एवं राज्य सरकार व्यावसायिक शिक्षा कौशल विभाग इसी संबंध में MOU भी साइन किया गया है। ठीक है। देखिए जरा, इसमें 13% राज्य सरकार का हिस्सा होगा और 87% निजी कंपनी TTL का हिस्सा होगा। इसे ज़रा ध्यान से रखना कि हिस्से के बारे में, भागीदारी के बारे में 13% राज्य सरकार निवेश करेगी और 87% टाटा कंपनी निवेश करेगी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के नए DCGI। क्या बने हैं? नए DCGI। जरा देखते हैं। फरवरी 2023 में प्रदेश के बलिया जिले में देकटी थाना के निवासी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी देश के नए ड्रग कंट्रोल जनरल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। राजीव सिंह रघुवंशी BG सैमानी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 15 फरवरी को ख़त्म हो गया है। राजीव सिंह रघुवंशी 250 से ज़्यादा पेटेंट दवाओं के भी बनाई हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना अगला, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 मंजूर दी गई है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा खेल प्राधिकरण को भी मंजूरी दी गई है। जैसे भारत सरकार नेशनल खेल प्राधिकरण बनाया गया है, ऐसे ही राष्ट्रीय और राजकीय खेल प्राधिकरण भी बनाया गया है। ठीक है मित्रों, जरा इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वातावरण तैयार करने, अन्य संसाधन शूटिंग करने के लिए नई फिल्म निर्माण केंद्र बनवाने के लिए शूटिंग फिल्म अदा करने का मौका और सब्सिडी दी है। ठीक है। इसके लिए कुल शूटिंग 2/3 दिन उत्तर प्रदेश की शूटिंग करने पर 2 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वहीं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। नोएडा में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है और अन्य स्थलों पर फिल्म निर्माण सुविधाएं विकास योजना फिल्म सिटी में नीति के अनुसार रियायत दी जाएगी। फिल्म सुविधाएं क्या शामिल हैं? शूटिंग की सुरक्षा मुहैया कराना, नियमानुसार भुगतान, शासकीय गेस्ट हाउस, पर्यटन अतिथि गृह आदि को कराने के लिए वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए प्रति एपिसोड 10 लाख या 1 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वेब फिल्म की 5 मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के होने पर 25 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में बनेगा हाई टेक मिलिट्री अस्पताल।
यानी उत्तर प्रदेश में एक हाईटेक मिलिट्री अस्पताल बनने वाला है, जिसमें होगा क्या, जिसके अंतर्गत 23 फरवरी 2023 को मीडिया की मिली जानकारी, मेरठ जिले की राजधानी और लखनऊ में अत्याधुनिक सुविधाओं का एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिलिट्री हॉस्पिटल के तौर पर कई फौजी जैसे काम करते हैं, रिटायर होने के बाद बड़े बड़े बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनकी इलाज के लिए एक हाईटेक हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्रों, एक लखनऊ और दूसरा मेरठ में बनाया जा रहा है। ठीक है, जरा देखते हैं। सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का उद्देश्य में जुटे सैनिकों, सैन्य परिवारों, लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलवाई जाएगी। ठीक है, उल्लेखनीय है करीब 1 दशक पूर्व मध्य कमान की ओर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब एरिया की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मिलिट्री अस्पताल की आवश्यकता जताई गई थी और यह 2011-12 इसके लिए प्रस्ताव भी बनाया गया था। 12-13 में यह प्रस्ताव पहले मध्य कमान और उसके बाद रक्षा मंत्रालय भेजा गया। अब रक्षा मंत्रालय ने मेरठ में रक्षा भूमि अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल के निर्माण के लिए राजधानी लखनऊ में भी अत्याधुनिक हॉस्पिटल की मंजूरी दे दी है। ठीक है मित्रों, मेरठ यह मल्टी हॉस्पिटल मिलिट्री अस्पताल का निर्माण 379 करोड़ और अस्पताल की क्षमता 545 बेड होगी। ठीक है, देखते हैं आगे। मेरठ में भगत चौक औघनगढ़ मंदिर के बीच भूमि चिन्हित की गई है और इसके पूर्व में साइट फॉर MH का बोर्ड लगा दिया गया था। इससे नए मिलिट्री अस्पताल से उत्तर प्रदेश में 14 जिलों को सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिवार लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है हमारा 22, इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स हुआ है उद्घाटन 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारसी में BHU ट्रामा सेंटर के प्रभावी प्रोफेसर सौरभ सिंह ने बताया, आपदा प्रबंधन के तहत लोगों को ट्रामा सेंटर पहुंचाया जाए और उनका इलाज हो सके, इसके लिए BHU में एक ट्रामा सेंटर, दूसरे इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का आयोजन 24 से 26 फरवरी तक किया गया। BHU ट्रामा सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह ने इजराइल ट्रामा कोर्स आयोजन इजराइल के 5 चिकित्सीय टीम बुलाई गई है। उन्होंने बताया, आयोजन के पहले ट्रामा सेंटर मरीजों को 39 GTS जवान, NDFS पुलिस, PAC जवान और CRP चयनित जवान प्रशिक्षण लेंगे। इजराइल के रेम्बे और प्रोफेसर माइकल मिकी हलबर्थल टीम में अन्य समेत एम्स की टीम दिल्ली ट्रामा सर्जरी इसमें शामिल की गई है। ठीक है मित्रों, अगर आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट फॉर फैकल्टी की नई नीति, क्या है इस फैकल्टी की नई नीति में? फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के चिकित्सा प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफर एनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफर मेरा मेडिकल कोर्स प्रदेश की मेरिट में दाखिल होंगे। उनके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी नई नीति बना रही है। क्या है? उत्तर प्रदेश चिकित्सा प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया, स्टेट मेडिकल फैकल्टी की नीति कॉलेज प्रबंधक प्रधानाचार्यों की सलाह मांगी गई है और ANM 19,220, GNM 18,323 डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स करीब 20,000 से अधिक सीटें अभी इनमें दाखिल कॉलेज प्रबंधन बताता था, परंतु अब कॉलेज अपनी मर्जी से दाखिला नहीं ले पाएंगे। ठीक है, यानी पहले क्या था, पहले प्राइवेट तौर पर खुद ही एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। दरअसल 23-24 में एक केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई गई जिसके तहत छात्रों को कोर्सवार आवेदन करना होगा। यानी अब जितने भी निजी विद्यालय हैं वो मन मर्जी से मनमाफिक फीस भी नहीं वसूल पाएंगे और इसके अलावा वो क्या नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा वो अपने मनमाफिक एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये की गई है फैसिलिटी। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के बलिया में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन 27 फरवरी 2023 को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बलिया में चितबड़ा गांव में 6500 करोड़ रुपए के 7 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, गडकरी ने बलिया आरा के बीच 1500 करोड़ रुपए की लागत के 28 किलोमीटर ग्रीनफील्ड स्पर रोड माध्यम से संपर्क मार्ग की घोषणा की। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री ने बताया कि बलिया लिंक एक्सप्रेस के बनने से अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करने हुए लखनऊ से पटना केवल 4.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा।
ठीक है। बलिया से बक्सर आधे घंटे में, बलिया से छपरा 1 घंटे में और बलिया से पटना 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ठीक है। ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार, छपरा, पटना, बक्सर और के बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से बलिया के किसानों की सब्जियां लखनऊ, बनारस, पटना की मंडियों में आसानी से पहुंचेंगी। सब्जी उत्पादक किसान बनारस, गाजीपुर 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल सीधा मिलेगा और 130 करोड़ की चंदौली महनिया ग्रीनफील्ड का निर्माण बनेगा और दिल्ली कोलकाता जीटी रोड से जोड़ा जाएगा। इसी के तहत सैदपुर और मरधर तक सड़क बनेगी जो सैदपुर से होते हुए मऊ और बनारस के सीधा संपर्क करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने कहा इसे सीधी अन्य शहरों से कनेक्टिविटी कर दी जाएगी। तो मित्रों, ये है हमारे दृष्टि IAS संस्थान का फरवरी का करंट अफेयर, यानी फरवरी का यूपी स्पेशल। तो मित्रों, शीघ्र ही हमारे YouTube चैनल पर सारे माहों का उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप उसे शीघ्र प्राप्त करने के लिए क्या करें, आप उसे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हों। इसके साथ ही आपके UP PCS के पेपर को देखते हुए हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र सारे मॉडल टेस्ट पेपर और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट से जुड़े सारे करंट अफेयर के नोट्स अपलोड कर देंगे। तो आप शीघ्र हमारे नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं और PDF आप हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने जीवन में सफल होइए। जय हिंद।